तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बता रहा था कि यूरोप में 1945 के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और स्पेसिफिकली कोल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन इंटीग्रेशन या फिर अगर हम ऐसा कहें कि यूरोप की रिकवरी का जो प्रोग्राम हुआ, जिस हिसाब से उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सामना करना पड़ा इकोनॉमिक लॉस का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर में, इसकी वजह से यूरोप पूरा का पूरा तहस नहस था। उसकी इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके लिए मदद करने के लिए सामने आता है आगे अमेरिका। अमेरिका इसको हद से ज़्यादा बहुत लार्ज अमाउंट पे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। किसको? पूरे के पूरे यूरोप को, एक प्लान के अंतर्गत, जिस प्लान का नाम होता है मार्शल प्लान। कशिश क्वेश्चन भी लिख लिया था कि मतलब मार्शल प्लान क्या था। तो आगे बात करते हैं आज की क्लास में। अब ये मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए ने जो इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज एक लॉन्च करा पूरे की पूरे यूरोप के लिए, तो मैंने आपको ये बताया था, जैसे याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अगर कशिश मैं आपकी फाइनेंशियली अगर इतनी हेल्प कर दूं और घर को रिवाइव कर दूं तो आपको, मुझे पता है कि आप मुझे कभी मना नहीं करोगे छोटे छोटे काम के लिए। मैंने आपको बांध लिया एक तरीके से। और फिर रशिया के आगे आने से पहले, रशिया इस टाइम पे तो पहली बात है अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था, क्योंकि ये मार्शल प्लान काइंड ऑफ अर्ली 1990s का प्रोग्राम है। 1991 में तो खुद वो डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद शॉक थेरेपी की वजह से रशिया की इंटरनल इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा वीक हुई। मार्शल प्लान बहुत जल्दी अमेरिका ने अनाउंस करा, इतना ज़्यादा लमसम अमाउंट में, इतना हद से ज़्यादा पैसा दिया उसको रिकवर होने के लिए, डैट यूरोप एक प्रकार से गुलाम बन गया अमेरिका का। गुलाम इन द सेंस के हर डिसीजंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, या जैसे कि आपने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि वो वाले जो ऑपरेशंस थे काफ़ी ज़्यादा बाद में हुए थे ना, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वगैरह, जो कोलिजन फोर्सेस थी, ज़्यादा कोलिजन पार्टनर्स के कौन थे? यूरोपियन कंट्रीज़ थे। यूएसए ने एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया नेटो के अंतर्गत, जिसमें बड़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ नई नई ज्वाइन होती चली गई। ये आपको पता ही है ना, नेटो तो वैसे आपको पता ही है 12 कंट्रीज से मिलकर बना था, पता है ना कशिश समक्षी वाली बात। बाद में ये वाली जो बात बोल रहे हैं ना कि यूएस ने एक नया, ये देखो कीवर्ड देखो, एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बनाया। नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का ये मतलब है, तो जैसा कि आपको पता है नेटो शुरू में 12 कंट्री से मिलकर बना था और इनका एम ये था ना कि अटैक ऑन एनी वन कंट्रीज वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो इसमें अमेरिका के अलावा, ये प्लान तो अमेरिका का ही था, लेकिन इसके अलावा जो 11 कंट्रीज़ आई वो मेजरली यूरोपियन कंट्रीज़ ही थी। और बाद में जाकर, वैसे एनसीईआरटी इस मामले में अपडेटेड नहीं है, आज के टाइम में 30+ कंट्रीज़ जो नेटो के अंदर हैं वो मेजरली यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं। ठीक है, तो मार्शल प्लान के अंतर्गत तो बाद में 30+ कंट्रीज़ जो बनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट, यूरोपियन यूनियन कह रहा हूँ सॉरी, नेटो का पार्ट, उसमें आने वाले टाइम में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल हुई। आगे बात करते हैं अंडर मार्शल प्लान। अब देखना, ये जो पूरा का पूरा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बर्थ ऑफ ईयू। आज के जो टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बर्थ ऑफ ईयू, यानी कि बर्थ ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो बर्थ ऑफ ईयू की दिशा में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करा वो ये था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान सबसे पहला, ठीक है। दूसरा अब हमारे सामने आएगा OEEC। क्या है ये OEEC? देखो, मार्शल प्लान के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन। ठीक है, OEEC को इस्टेब्लिश करा गया 1948 में। ठीक है, क्या मकसद था इसका OEEC का? वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को मदद करना। अब देख रहे हो, शुरू में मदद का पैकेज कौन से रीजन को पहुंचाया गया? यूरोप के वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स क्यों नहीं? कोई रीजन बता सकता है मुझे इसका? बताओ। मैं कह रहा हूँ शुरू में
वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को ये मदद का पैकेज पहुंचाया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन। हाँ, क्योंकि ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स क्यों नहीं? क्योंकि वेस्ट यूएस के साथ है। नहीं 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 नहीं, ये रीज़न नहीं। जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थी वेस्ट के साथ वो यूएसएसआर के साथ थी ना, वही तो है ना। तो जो इसलिए उसने पैकेज जो पहुंचाया शुरू में वो वेस्ट को पहुंचाया। समझ गए? याद आया कशिश ये वाली बात? तो OEEC एक ऐसा फोरम बन गया वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो यहाँ पर इनके बीच में कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ मैटर्स पर लाइक ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पर। तो आपको ये जो बर्थ लिखना है ना, क्वेश्चन अभी मैं लिखवाऊंगा कि यूरोपियन यूनियन का यानी कि EU का बर्थ कैसे होता है। तो हमने पहला उसमें प्लान देखा मार्शल प्लान, दूसरा हमने जो देखा मार्शल प्लान के बाद या मार्शल प्लान के अंतर्गत ही OEEC बनेगा। कब बनेगा? 1948। ये टाइमलाइन याद रखना, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप इसका पर्पस भी लिखोगे, जैसे जब आप OEEC लिख रहे हो ना, दो पर्पस आप इसके क्या लिखोगे? वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को मदद करना और उनके बीच में ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद तीसरी दिशा यूरोपियन यूनियन की बर्थ में काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप ये बनाया गया अगले साल ही 1949 में। ये एक अनदर स्टेप था जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करा जा सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। टाइमलाइन अभी हम वैसे देखेंगे, लेकिन ये भी हम टाइमलाइन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? अभी तक हमने डिस्कस करा कि एक मिनट क्या हो गया, सबसे पहले मार्शल प्लान, फिर OEEC, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप। अब इसके बाद 1957 में बनेगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, काउंसिल ऑफ यूरोप ये जो बना इससे पहले वाला 1949 में, इसका क्या था आप लिखोगे? पॉलिटिकल कोऑपरेशन को प्रमोट करना यूरोपियन स्टेट्स के बीच में। हर किसी का एक पर्पस है ना, जो जो बनते जा रहे हैं OEEC का ट्रेड और वो करके, ठीक है। काउंसिल ऑफ यूरोप का पॉलिटिकल कोऑपरेशन। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बनी 1957 में, ये जो प्रोसेस था इट एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ, इसी के साथ साथ यहाँ पर बना यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोप का खुद का पार्लियामेंट बना, पूरे के पूरे यूरोप का। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, यूरोप की एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, जो कि मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था समझ का शेष। यहाँ पर पूरे के पूरे यूरोप की बात हो रही है एज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है, एक ही कंट्री की नहीं। तो जो सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुआ था, इसने यूरोप को एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे लाने पे मजबूर कर दिया। फास्ट ट्रैक इन द सेंस के उसकी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत जल्दी जल्दी हो। अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने क्या क्या सीखा समझ कशिश? लास्ट चीज़, लास्ट टाइम, सबसे पहले मार्शल प्लान, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तीसरा आपने क्या सीखा? काउंसिल ऑफ यूरोप, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, उसके बाद बनता है यूरोपियन पार्लियामेंट, और फाइनली जाके 1992 में क्रिएट होता है आपका यूरोपियन यूनियन। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यूरोपियन यूनियन क्रिएट होता है 1992 में, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन जो क्रिएट हुआ, इसका मकसद क्या था? अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, जो फाउंडेशन लेकर आ गया यूरोपियन यूनियन का, उसका एक कॉमन पर्पस ये था कि पूरे के पूरे यूरोपियन कम्युनिटी के लिए, यानी कि पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी हो। वो सारी की सारी कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें जस्टिस के मैटर पर, होम अफेयर्स के मैटर पर, और एक सिंगल करेंसी का निर्माण कर सकें, अलग अलग करेंसी वगैरह यूज़ ना करें। कॉमन करेंसी का नाम क्या होगा? यूरो। ये इसका पर्पस था, ठीक है। तो लिख लो, एक्सप्लेन द टाइमलाइन एंड द प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ EU। एक्सप्लेन द टाइमलाइन एंड द प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ EU, यानी कि यूरोपियन यूनियन। जब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, एक चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस में एज सच हमारे कोई डायग्राम्स नहीं है, लेकिन फिर भी दो डायग्राम्स हमारे कोर्स के अंदर हैं।
एक EU का फ्लैग का डायग्राम है, ये डायग्राम नंबर 1 जो आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, और इसी चैप्टर के अंदर सेकंड डायग्राम भी आसियान का डायग्राम, ये आपको बनाना होता है पेपर के अंदर, बिना इसके नंबर नहीं मिलेंगे। बनाना होता है, मेरे कहने का ये मतलब है आपको ऐसा कलरफुल ये ब्लू कलर का और येलो कलर के स्टार्स वगैरह दिखाने नहीं, लेकिन फिर भी आपको बनाकर आना है। ये कुल मिलाकर पेंसिल से जैसा मर्जी आप बना सको, और डायग्राम हमेशा याद रखना पेंसिल से आपको बनाने हैं। जैसे एक वो भी था ना साइकोलॉजी में, मैं आपको बता रहा था वो बेल शेप्ड कर्व, सारे डायग्राम आपको पेंसिल से बनाने हैं। अब देखो, जब आप ये बर्थ और ये पूरा प्रोसेस लिख लोगे ना कि कैसे मार्शल प्लान से लेकर मार्शल प्लान 1946 से लेकर कैसे 1992 तक यूरोपियन यूनियन तक ये जो पूरा की पूरी जर्नी जो थी, आप इसमें यूरोपियन यूनियन का फ्लैग बनाओगे। अब यूरोपियन यूनियन के फ्लैग को हम लोग डिकोड करते हैं, इससे क्वेश्चन निकलते हैं। ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा फ्लैग जो है इस पे इस तरीके से सितारे के ऊपर रखें, क्या सिंबलाइज करता है। देखो, ये जो सर्कल है गोल्ड स्टार का, गोल्ड स्टार्स के जो सर्कल है पूरा का पूरा, गोल्ड स्टार का सर्कल मतलब समझ रहे हो ना कशिश, देखो ऐसे करके बना हुआ है ना ये समक्ष, ये ऐसे ये सर्कल नहीं फॉर्म हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर ये देखो इधर, ये जो गोल्ड स्टार का सर्कल है, इसका मतलब ये होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में सॉलिडेरिटी है और हारमनी है, प्यार मोहब्बत से आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और लोगों के बीच में भी। पूरे की पूरे यूरोप में देख रहे हो आप, कॉन्टिनेंट की बात हो रही, कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही। इस डायग्राम के अंदर 12 सितारे हैं, ये आपको 12 ही बनाकर आने पड़ेंगे पेपर के अंदर भी, ठीक है। काउंट कर लेना अपने हिसाब से। 12 कैसे हैं, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे के पूरे 12 ये सितारे हैं, ठीक है। तो ये नंबर 12 क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में आया हुआ है पास्ट में कि ये नंबर 12 क्यों। नंबर 12 ट्रेडिशनली एक सिंबल के तौर पे यूज़ होता है यूरोप में। 12 नंबर ये लोग ऐसा मानते हैं यूरोपियन लोग, इट इज़ अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ये 2 लाइनें थी जिससे क्वेश्चन बनता है। सर्कल क्यों है गोल्ड स्टार्स का, ताकि लोगों के बीच में आपसी सहमति और प्यार मोहब्बत रहे। डाउट है कोई, 1 मिनट रुको। और 12 नंबर क्यों, सितारों का नंबर, तारों का नंबर 12 ही क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ यूरोप फॉर विच स्टैंड्स फॉर परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो अगला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली लाइन देखो पूरी, यहाँ पर देखो कशिश स्क्रीन पे। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। एनालाइज या एग्जामिन करके लिख देना क्वेश्चन, एग्जामिन लिख दो, एनालाइज कर दो, आपकी मर्जी। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम, क्वेश्चन आप पूरा ही लिख लो, बुक में मत लिखना, ठीक है, कॉपी में ही लिखना अलग से क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बैंक रेडी रखना। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, पहले आप लिख लो फिर बताता हूँ मैं। जब ये इतनी स्टेटमेंट लिख लो फिर आप उसके आगे लिख देना एग्जामिन या एनालाइज, आपको जैसा ठीक लगे। क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। यूरोपियन यूनियन से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कोई निकलता है ना अगर बोर्ड में, तो वो ये निकलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कशिश, इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिकोड करते हैं। क्वेश्चन को क्या मतलब, क्योंकि स्टेटमेंट मतलब ये वाला पैराग्राफ ही यहीं से शुरू हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी कवर हो गई है, अब हम सेकंड एस्पेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। हमसे राइटर ये बोल रहा है, एक टिप्पणी कर रहा है वो यूरोपियन यूनियन की औकात के ऊपर, कह रहा है ये बना था इकोनॉमिक यूनियन की तरह, लेकिन अब ये पॉलिटिकल यूनियन की तरह बनता जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ट्रेड और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट से बना था ना। अगर आप यहाँ पर ऊपर पर्पस देखो, जब ये बन रहा था तो जैसे एक इसका ये वाली स्टेज जब आई थी OEEC, इसमें साफ तरीके से बोला गया था ना ट्रेड और इकोनॉमिक इशूज़ पे फोकस करना है इसको, और मार्शल प्लान में भी यही बोला गया था ना, इकोनॉमिक रिकवरी करनी है इसकी। तो ये इकोनॉमिक यूनियन से अब ये पॉलिटिकल हरकतें कैसे दिखाने लगा है, तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है ना कि कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि पावर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, इससे रिलेटेड है ये, जो कि इसका सोल पर्पस नहीं था, इस पर्पस से थोड़ी ना बनाया गया था ये, है ना। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इसको। तो देखो, यूरोपियन यूनियन, सबसे पहली लाइन यहीं से शुरू होती है इसकी, ये जो है ना द यूरोपियन यूनियन, यहीं से इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। यहाँ से सारे पॉइंट्स बना देना। एंड कशिश सारे के सारे आंसर हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सेप्ट इंग्लिश आप पॉइंट्स में लिखोगे। आपकी एक्सप्लेनेशन पावर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सिर्फ एक ही बहुत गुस्सा दिलाता है आपका आंसर मुझे, वो है कि आप बस लिखना शुरू होते हो, ना पैराग्राफ चेंज ना कुछ चेंज, वो लिखते ही चलता और वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। इतना टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास कि वो चेक करे आपके आंसर को। ये आदत पॉइंट वाइज आपको काम आएगी। ह्यूमैनिटीज़ का ऊपर पूरा गेम है आपकी लाइफ का, 12वीं भी और यूपीएससी भी। पॉइंटर्स में लिखो तो बड़ा भी बन पाएगा आंसर, इट विल लुक अट्रैक्टिव एग्जामिनर के लिए, यू विल डू द वर्क ईजी, वो चेक करने के लिए उसको आसानी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट, इसने नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेशन स्टेट का मतलब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बीइंग अ PSI स्टूडेंट, है ना। एक कंट्री की तरह, एक देश की तरह इसने रूल करना एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, देखो, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, EU के जो मेंबर स्टेट्स हैं ना उनके बीच में बहुत सारे ये कोशिशें, प्रयास करा गया कि क्यों ना ये खुद का अपना संविधान बना लें। देख रहे हो कशिश, कंट्री के लिए संविधान नहीं, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए संविधान बनाया जाए। लेकिन ये एफर्ट हालांकि फेल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी जिस चीज़ में इनको सक्सेस मिल पाई वो क्या था, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन का खुद का फ्लैग है, खुद की नेशनल एंथम है, खुद की एक फाउंडिंग डेट है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, और खुद की एक सबकी कॉमन करेंसी है यूरो। समझ रहे हो, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन एज अ ऑर्गेनाइजेशन का प्रयास था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयास फेल हो गया, लेकिन अपना खुद का झंडा है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और करेंसी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? अब एक बात बताओ, जब इतना कुछ है तो ये इकोनॉमिक यूनियन तो नहीं कह सकते ना। कोई भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इस पर्पज से क्रिएट होता है कशिश कि वो अपना संविधान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फ्लैग, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, ये सब काम तो कंट्री नहीं करती है। बताओ जरा, आज़ादी के बाद इमीडिएटली सबसे पहले कंट्री यही तो करती है ना कि हम अपना नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, ये सब बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कोई नज़र उठा के ना देख सके। तो एक मुझे एक बात बताओ, जब ये राइटर ये कह रहा है कि EU ने नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दिया जब से ये बना है सिंस 1992, तो क्या गलत बोल रहा है? सही नहीं बोल रहा है ये? बताओ, सही बात है ना। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इसका खुद का एक कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी है। किस लिए? ये दूसरे नेशंस के साथ डील करने के लिए। यानी कि जैसे पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को अगर डील करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे, चाइना के साथ, जापान के साथ, इंडिया के साथ, तो हर कंट्री से डील करने के लिए, जैसे एक तो मसला ये होता है कशिश कि फ्रांस किस हिसाब से डील कर रहा है इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के साथ, बेल्जियम किस हिसाब से डील कर रहा है, ग्रीस किस हिसाब से डील कर रहा है, ऑस्ट्रिया किस हिसाब से डील कर रहा है, जर्मनी किस हिसाब से डील कर रहा है। लेकिन पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन ना एक पर्टिकुलर मैनर में डील करता है हर एक कंट्री के साथ। के जैसे मतलब मान लो अगर हम ये कह रहे हैं ना कि इंडिया के रिश्ते फ्रांस के साथ अच्छे हैं, तो इसका मतलब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे हैं कशिश, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन एक पूरा कैटेगरी की तरह अपने आप को, मतलब कैटेगरी की तरह कंट्री को देखता है। समझ गए कि यूरोपियन यूनियन के अंदर मतलब मान लो 30 देश हैं, 28 देश हैं, जितने भी हैं, मतलब मान लो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पूरे यूरोपियन। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं आपको, यूरोप क्या है कशिश? वैसे सिर्फ अगर मैं बोलूं यूरोप है क्या मतलब होता है यूरोप का? क्या मतलब यूरोप का? यूरोप है क्या मतलब अगर कोई आपसे बोल रहा है नॉर्मल लेवल लैंग्वेज की, यूरोप बताओ, यूरोप क्या होता है? कॉन्टिनेंट है ना। और ये EU क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। पूरा का पूरा यूरोप क्या EU में शामिल है? यूरोप, इसका मतलब पूरी यूरोपियन कंट्रीज। ऐसा नहीं है। लगभग 50 देश हैं, 48 to 50 देश है यूरोप के अंदर, सारे के सारे EU के मेंबर नहीं हैं। यार एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये मौका दिया कि जो चाहता है इसको, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ज्वाइन जो करना चाहता है कर लो आके ज्वाइन। सबने थोड़ी ना ज्वाइन कर लिया कशिश, 27-28 ने कर रखा है, मेंबरशिप बढ़ती रहती है। अब जैसे ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया, ब्रेक्जिट एक इवेंट हुआ था, ब्रिटेन को बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ है, ब्रिटेन एग्जिट कर गया। तो जो यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा इट हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन
आपस में मेंबर स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन के एरियाज को, टॉपिक्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करी है वाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर स्टेट्स। ठीक है, नए नए मेंबर स्टेट्स को भी शामिल करने की कोशिश करी है, स्पेशली जो पुराने यूएसएसआर के पार्ट थे, यूएसएसआर के रिपब्लिक्स थे, वो भी शामिल है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन ये प्रोसेस इतना ईजी भी नहीं रहा। बड़े सारे जो लोग थे बहुत सारी कंट्रीज के, दे आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक इन गिविंग EU पावर्स डेट वर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर कंट्री। मतलब बहुत सारे लोगों का ये विचार रहता है कि पावर जो होनी चाहिए वो हमारी कंट्री के पास रहनी चाहिए ना, ये ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन पावर को क्यों एंजॉय करे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मतलब मान लो ये मैप की तरफ देखो, इधर समझ में आ जाएगा क्या दुविधा है लोगों की यहाँ पे। जैसे इसको देखो कशिश, जर्मनी को मान लेते हैं, ये जर्मनी है। जर्मनी के लोगों का एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, मतलब वो कह रहे हैं ना कि कई लोगों की ये दिक्कत है। जर्मनी की कंट्री के लोगों की मतलब मान लो ये दिक्कत है कि पावर जो होनी चाहिए वो जर्मन सरकार डिसाइड करे ना कि हम क्या पावर, क्या राइट्स, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें ओबे करने हैं। पूरा का पूरा EU क्यों डिसाइड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जर्मनी को बिहेव कर रहा है और हमें क्यों बिहेव करना पड़ रहा है। कई लोग इस बात से चिढ़ते हैं, नाराज़ हैं। मतलब ये थोड़ा सा एक उन्होंने एंगल बताया चिढ़ने वाला, ठीक है, समझ गए। तो द प्रोसेस इज नॉट प्रूव्ड ईजी। मतलब EU को बनाना, सारी कंट्रीज को शामिल करना, ये प्रोसेस इतना ईजी भी नहीं रहा, क्योंकि बड़े सारे लोग बड़ी सारी कंट्रीज के अंदर दे आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे ये लोग इन गिविंग EU पावर्स डेट वर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, इसके अलावा कई लोगों की दुविधा इस बात के ऊपर भी है, दे हैड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब ये है कि मतलब वो चिढ़ते हैं, थोड़ा इस बात से नाराज़ हो जाते हैं अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द EU, कि नई नई कंट्रीज को क्यों शामिल करते हो। जो फाउंडिंग ईयर के टाइम पर जो कंट्रीज थी जिन्होंने शुरू में जो द एग्रीमेंट साइन करके मतलब वो ज्वाइन कर लिया था इसको, तो उन्हीं को रहने दो। ठीक है, नई नई कंट्रीज को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड में, दूसरा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस क्या है, और तीसरा मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है। इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है, तो पहले क्वेश्चन लिख ही लो इस क्लास में, डिस्कस अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल, मतलब ये पूरा लिख लो, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ EU। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक वर्ड है कशिश, ठीक है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ऑफ EU। इसी का क्वेश्चन का अगला पार्ट लिखो, मतलब यही सेम क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करके लिखना। Has this influence been successful? Has this influence been successful? क्या ये इन्फ्लुएंस सक्सेसफुल है? Has this influence been successful in challenging or overcoming US hegemony? US hegemony समझ गए? क्या ये यूएसए की हेजीमनी को, जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं कशिश, ये चैप्टर की शुरुआत ही हमने इसी पर्पज से करी थी ना, कि हम लोग ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, कंट्रीज़ को देखेंगे कि क्या इनकी पावर। हमारा मकसद तो यही है ना आने वाले 2 चैप्टर्स का, 4th और 5th चैप्टर का, कि ये देखना है कि इनका जो भी वर्ल्ड में क्या हम लोग एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना कर सकते हैं, या फिर हेजीमनिक कंट्री रहेगी। क्या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के पास इतनी पावर है कि वो यूएसए की हेजीमनी को टैकल कर सके, कंट्रोल कर सके, ये चीज़। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।